हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूनिट 7th के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करप्शन के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करप्शन? सबसे पहली चीज तो ये कि करप्शन की कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती है। देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर करप्शन। लेकिन हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इन इंस्टीट्यूशंस ने करप्शन को डिफाइन करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग करप्शन का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग करप्शन इज बेसिकली abuse of public office and public funds for private gains। प्राइवेट गेन्स के लिए जब आप पब्लिक ऑफिस को अब्यूज करते हो, पब्लिक फंड्स को अब्यूज करते हो, तो इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को करप्शन बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की। एक तो हमने क्या बात की? एक तो हमने देखा कि इन जनरल करप्शन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखने को मिलती नहीं है। देर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर करप्शन। और दूसरा हमने बात की कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने, जैसे वर्ल्ड बैंक है या जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इन इंस्टीट्यूशंस ने करप्शन को डिफाइन करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग करप्शन का मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग करप्शन इज बेसिकली अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड पब्लिक फंड्स और प्राइवेट गेन्स। बेहद सिंपल। करप्शन का मतलब क्या होता है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करप्शन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट। सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट टाइटल्ड है एथिक्स इन गवर्नेंस। और एथिक्स इन गवर्नेंस के अंदर इन डिटेल बात की गई है करप्शन के बारे में। करप्शन के बारे में जितना भी हम पढ़ेंगे उसका हमारा प्राइमरी सोर्स है सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट, जो कि टाइटल्ड है एथिक्स इन गवर्नेंस। तो इसको भी दिमाग में रखना। सेकंड एआरसी की जो फोर्थ रिपोर्ट है, फोर्थ रिपोर्ट जो कि टाइटल्ड है एथिक्स इन गवर्नेंस। ये जो एथिक्स इन गवर्नेंस नाम की रिपोर्ट है, इसके अंदर इन डिटेल बात की गई है करप्शन के बारे में। और ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये बताया गया कि करप्शन की कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती है। इसी रिपोर्ट के अंदर
बात की गई हमारी कंट्री के करप्शन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में, और वो कौन सा एक्ट है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, इसके अंदर भी करप्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। इसी रिपोर्ट के अंदर बात की गई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के बारे में। ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, इसको अडॉप्ट कब किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 2003 में। और ये जो कन्वेंशन है, ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 2005 में। ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इट। इंडिया सिग्नेटरी भी है, और हमने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कब किया? हमने इस कन्वेंशन को 2011 में रेटिफाई किया। लेकिन आज की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, इसके अंदर भी करप्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। इजी और सिंपल सी बात है। दो मोटी मोटी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। एक तो करप्शन की कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, करप्शन को वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करने की कोशिश की है। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग करप्शन क्या है? करप्शन इज बेसिकली अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड पब्लिक फंड्स फॉर प्राइवेट गेन्स। इसके बाद हमने ब्रीफली बात की सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट के बारे में, जो कि टाइटल्ड है एथिक्स इन गवर्नेंस। अच्छा, हमारी कंट्री में करप्शन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो कौन सा है? वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और अभी हमने बात की, ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, इसके अंदर करप्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। करप्शन को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे एक्ट्स मेंशन किए गए हैं जिनको करप्ट कंसीडर किया जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कुछ ऐसे एक्ट्स मेंशन किए गए हैं जिनको करप्ट कंसीडर किया जाता है। वो कौन कौन से एक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात की गई एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल तौर पे अगर कहें तो कोई गिफ्ट या कोई रिवॉर्ड। एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव एज अ मोटिव फॉर डूइंग और नॉट डूइंग
द गवर्नमेंट ड्यूटी, बेहद सिंपल, acceptance of illegal gratification as a motive for doing or not doing the government duty. इमेजिन करो, आप किसी डेवलपमेंटल अथॉरिटी के अधिकारी हो और यहाँ पे एक सिटीजन आता है अपने घर का पट्टा लेने के लिए। अब एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपकी ड्यूटी क्या है? वो जो इंसान आया अपने घर का पट्टा लेने के लिए, आप उसके पेपर्स चेक करो। अगर उसके पेपर्स सही हैं तो आप उन पेपर्स को आगे फॉरवर्ड कर दो और इस इंसान को घर का पट्टा प्रोवाइड कर दो। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपने फाइल देखी और फाइल को साइड में रख दिया, साइड में क्यों रखा? बिकॉज आपको पता है कि अगर 2-4 महीने डिले करूंगा तो ऑटोमेटिकली अगली बार जब ये इंसान आएगा तो गांधी जी साथ में लेकर आएगा। गांधी जी जैसे ही आपके हाथ में आएंगे, आप इस फाइल को आगे बढ़ा दोगे। अब तक आपने फाइल रोकी हुई थी बिकॉज आपको गांधी जी चाहिए थे, और जैसे ही गांधी जी आए आपने फाइल आगे बढ़ा दी। ये क्या है? ये है करप्शन। ये क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग और नॉट डूइंग द गवर्नमेंट ड्यूटी। तो एक तो ये जो एक्ट है ये करप्ट एक्ट है। दूसरा, फेवरिंग और अनफेवरिंग एनी पर्सन फॉर अनड्यू एडवांटेज। ये भी क्या है? ये भी करप्ट एक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आपको टेंडर निकालने की पावर दी गई है। अब टेंडर से रिलेटेड आपके पास में 5 फाइल्स आई। उन 5 में से एक फाइल में गांधी जी भी साथ में आए। जिस फाइल में गांधी जी साथ में आए, आपने उस फाइल को आगे बढ़ा दिया, उस फाइल को आपने फेवर कर दिया और बाकी की जो 4 फाइल्स हैं उनको रोक दिया। ये जो गांधी जी आपके हाथ में आए, ये क्या है? ये अनड्यू एडवांटेज है। और इस अनड्यू एडवांटेज के लिए आपने किसी को फेवर किया और किसी को अनफेवर किया। तो फेवरिंग और अनफेवरिंग एनी पर्सन फॉर द अनड्यू एडवांटेज, ये भी क्या है? ये भी करप्ट एक्ट है। इसके अलावा ऑब्टेनिंग अ वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये भी कैसा एक्ट है? ये भी करप्ट एक्ट है। मतलब इमेजिन करो, आप अपनी वाइफ को लेके शॉपिंग के लिए गए। जैसे ही आप शॉपिंग के लिए गए, जो मॉल का मालिक था उसको पता चल गया कि कलेक्टर साहब आए हैं। आपने 50-60 हज़ार रुपए की शॉपिंग कर ली। शॉपिंग कर ली, ज्वेलरी वगैरह ले ली। जब आप बिल काउंटर पे पहुंचे तो जो मॉल का मालिक है उसने हाथ जोड़ लिए, बोले अरे साहब, आपसे क्या पैसे लेने, आप तो अपने आदमी हो, आप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब वो सारा सामान लेके अपने घर आ गए, पैसा पे नहीं किया। ये भी क्या है? ये भी करप्शन है। बिकॉज वो जो मॉल का मालिक है आज आपको 50,000 रुपए का सामान दे रहा है, लेकिन जब भी मौका पड़ेगा आपसे 5 करोड़ रुपए का टेंडर निकलवाएगा। तो तीसरा, बेहद सिंपल, ऑब्टेनिंग
अ वैल्यूबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन, ये भी कैसा एक्ट है, ये भी करप्ट एक्ट है। इसके अलावा बात की गई क्रिमिनल मिसकंडक्ट के बारे में, और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंदर कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंदर बात की जाती है अबाउट रिसीविंग ग्रेटिफिकेशन के बारे में। ग्रेटिफिकेशन की बातचीत पहले पॉइंट में अभी अभी हमने की है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंदर बात की जाती है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के बारे में। और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? इमेजिन करो, गौशाला बनवाने के लिए सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए आए। आपने क्या किया? आपने 5-10 गौशालाएं बनवाई, उसमें मान लेते हैं 10 करोड़ का खर्चा आ गया, बाकी के जो 40 करोड़ हैं वो आपकी जेब में चले गए। ये क्या है? ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है। ये फंड्स जिस चीज के लिए लाए गए थे उस चीज में यूटिलाइज नहीं किए गए, अपने ऐशो आराम के लिए यूटिलाइज किए जा रहे हैं। इसको क्या बुलाया जाता है? इसको मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बुलाया जाता है। और ये भी क्या है? ये भी एक करप्ट एक्ट है। इसके अलावा ऑब्टेनिंग डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, एक सेकेंड, एसेट्स टू योर इनकम। आपकी इनकम है, मान लेते हैं 50,000 रुपए, और आपके पास प्रॉपर्टी है 20 करोड़ रुपए की। आपकी इनकम है 1 लाख रुपए की, और आप गाड़ी चलाते हो BMW। ये क्या है? इनकम के साथ में आपकी जो एसेट्स हैं वो मैच नहीं हो रही हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, सवाल खड़ा होगा कि इतना पैसा आया कहाँ से? और अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो ये भी क्या है? ये भी एक करप्ट एक्ट है। इसके अलावा बेहद इंपॉर्टेंट, गिविंग ब्राइब। ब्राइब लेना वो तो करप्ट एक्ट है ही, लेकिन ब्राइब देना भी करप्ट एक्ट है। लेकिन ध्यान रखना, इसी एक्ट के सेक्शन 24 में लिखा गया है कि जो इंसान ब्राइब दे रहा है, अगर वो गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाए, बेसिकली गवर्नमेंट की साइड से गवाही दे और बताए कि देखो इस ऑफिसर ने मेरे से ब्राइब ली थी, तो फिर उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेहद सिंपल, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत ये तो नहीं बताया गया कि करप्शन क्या होता है, लेकिन हाँ, ये बता दिया गया कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि करप्ट एक्ट्स होते हैं। कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, इनको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये सारी चीजें आपको यहीं पे याद होनी चाहिए। पहला क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग और नॉट डूइंग द गवर्नमेंट ड्यूटी। दूसरा क्या है? फेवरिंग और अनफेवरिंग एनी पर्सन फॉर अनड्यू एडवांटेज। तीसरा क्या है? ऑब्टेनिंग अ वैल्यूबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन। चौथा क्या है? क्रिमिनल मिसकंडक्ट, एंड क्रिमिनल मिसकंडक्ट इन्वॉल्व्स रिसीविंग ग्रेटिफिकेशन
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पांचवा क्या है? ऑब्टेनिंग डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स टू योर इनकम। और छठवा क्या है? गिविंग ब्राइव। लेकिन अगर आपने ब्राइव दी है और जिसको ब्राइव दी है उसके अगेंस्ट में आप गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाओ तो सेक्शन 24 के तहत आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। ये वो एक्ट्स हैं जिनको करप्ट एक्ट्स डिक्लेयर किया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। लेकिन सोच के देखो, क्या सिर्फ इतना ही करप्शन का मतलब होता है? या फिर दूसरे तरीके से अगर कहें कि ये जो एक्शंस हैं, ये जो एक्ट्स हैं, क्या सिर्फ इतने ही एक्ट्स करप्ट कहे जाते हैं या इससे ज्यादा भी एक्ट्स हो सकते हैं जिनको करप्ट कहा जा सकता है? इमेजिन करो, आपको कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को करने के लिए या ना करने के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कोई ब्राइव नहीं मिल रही, कोई आपको गिफ्ट नहीं दे रहा है, अनड्यू एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि अथॉरिटी का अब्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से पैसा नहीं लिया, आपने किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन जब टेंडर पास हुआ तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाया कि ये जो टेंडर है ये मेरे आदमी को मिलना चाहिए। ये भी क्या है? ये भी करप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाड़ी दी गई है ऑफिशियल पर्पस के लिए, लेकिन आप गाड़ी को यूज कर रहे हो अपने परिवार को वेकेशन पे लेके जाने के लिए, घुमाने के लिए। ये भी करप्शन है। आपको सर्वेंट्स दिए गए हैं आपके काम के लिए, लेकिन एक दिन आपके गांव से कोई चाचा जी आए और आपने अपने सर्वेंट को बोला, ये जो मेरे चाचा जी हैं इनको पूरा शहर घुमाओ। ये भी क्या है? ये भी करप्शन है। ये जो सारी चीजें हैं ये भी करप्शन है। तो एक डिबेट चली कि ये जो लिस्ट देखने को मिल रही है, सिर्फ इतने ही करप्ट एक्ट्स नहीं होते हैं। ये जो लिस्ट है इसको हमें एक्सपेंड करने की जरूरत है, और एक्सपेंड करके हमें और कई सारे एक्ट्स को इस लिस्ट में इंक्लूड करने की जरूरत है। और ये जो सेकंड एआरसी है, ये जो सेकंड एआरसी है, इसने अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर बात की उन एक्ट्स के बारे में जिनको हमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की लिस्ट में फर्दर ऐड करने की जरूरत है। कौन कौन से एक्ट्स की बात की, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी? एक तो बोला गया अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और अनड्यूली फेवरिंग और हार्मिंग समवन। देखो, एक केस तो हमने पढ़ा जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कि आपको जब अनड्यू एडवांटेज मिल रहा हो तो उस अनड्यू एडवांटेज को लेने के लिए आप किसी को फेवर कर रहे हो या अनफेवर कर रहे हो। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको कोई भी अनड्यू एडवांटेज नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते आप किसी को फेवर कर रहे हो या आप किसी को हार्म कर रहे हो। ये क्या है? ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है। तो सेकंड एआरसी की जो रिकमेंडेशन है वो क्या है? वो ये है कि हमें इसको भी करप्ट एक्ट्स में इंक्लूड करने की जरूरत है। दूसरा, रिकमेंडेशन दी स्क्वेंडरिंग पब्लिक मनी। स्क्वेंडरिंग का मतलब
वेस्टिंग पब्लिक मनी। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी आपको दी गई अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए, लेकिन आप गाड़ी को यूज कर रहे हो अपने पर्सनल, अपने फैमिली के लिए। ये क्या है? आप पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहे हो। आपको बंगला दिया गया है रहने के लिए, आपने बोला कि नहीं, मेरे को तो बंगले में स्विमिंग पूल भी चाहिए, और आपने 10 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए कि स्विमिंग पूल बनवाओ। ये क्या है? ये पब्लिक मनी की वेस्टेज है। तो ये जो सेकंड एआरसी है, इसने ये भी कहा कि ये जो स्क्वेंडरिंग ऑफ पब्लिक मनी देखने को मिलती है, इसको भी करप्ट एक्ट्स में हमें इंक्लूड करने की जरूरत है। तीसरा बात की, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। आप अथॉरिटी में हो, आप पावर में हो, आप किसी भी तरीके से अगर जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, तो इसको भी करप्ट एक्ट्स में कंसिडर किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल कि 5 फाइल्स हैं, आपके पास में नहीं आई है, किसी और डिपार्टमेंट में आई है, लेकिन आपके पास में पावर है। आप उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना रहे हो कि ये जो फाइल्स हैं, इनमें से जो मेरे आदमी की फाइल है उसको पास करो, बाकी को रोक के रखो। ये क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है एक तरीके से। इसको भी सेकंड एआरसी ने बोला कि हमें करप्ट एक्ट्स में कंसीडर करने की जरूरत है। इसके अलावा क्रॉस परवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। परवर्जन का मतलब एक तरीके से गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ही जा रहे हो, तो फिर तो आप ह्यूज लेवल का वायलेशन कर रहे हो। तो इसको भी करप्ट एक्ट्स में कंसीडर किया जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन दी सेकंड एआरसी ने। और इसके अलावा सेकंड एआरसी ने बोला विलफुल वायलेशन ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनको एक साथ लिखा गया है सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन में, लेकिन हमने अलग अलग लिख लिया है कि आपकी जो ओथ ऑफ ऑफिस है, उसको अगर आप विलफुली वायलेट कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से करप्ट एक्ट है। देखो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एक तो हमने ये देख लिया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत किन किन एक्ट्स को करप्ट एक्ट कंसिडर किया गया है। दूसरा हमने ये देखा कि ये जो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस हैं, इनके तहत किन किन और एक्ट्स को इंक्लूड करने के बारे में बात की गई है। वो कौन कौन से एक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। एक तो बात की अब्यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर अनड्यूली फेवरिंग और हार्मिंग समवन। दूसरा बात की वेस्टिंग पब्लिक मनी। तीसरा बात की ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के बारे में। चौथा बात की गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और पांचों बात की विलफुल वायलेशन ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस। इनके अलावा भी और बहुत सारे एक्ट्स हो सकते हैं जिनको आप लिख सकते हो, जिनको ऐड किया जाना चाहिए करप्ट एक्ट्स की लिस्ट में। लेकिन हाँ, हम सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट में जो भी बातचीत की गई है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ज्यादा ऑथेंटिक यही है। अच्छा, अब सवाल आता है टाइप्स ऑफ करप्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ करप्शन, करप्शन के कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं। देखो,
ये जो रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, इसके अंदर दो टाइप के करप्शंस की बात की गई है और प्राइमरीली दो टाइप के ही करप्शंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक देखने को मिलता है कोअर्सिव करप्शन और दूसरा देखने को मिलता है कोल्यूसिव करप्शन। एक देखने को मिलता है कोअर्सिव करप्शन और दूसरा देखने को मिलता है कोल्यूसिव करप्शन। कोअर्सिव करप्शन का मतलब क्या होता है? द करप्शन इन विच use of pressure is seen for the extortion of money। मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए जब किसी इंसान के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, प्रेशर बना के फोर्स करके जब किसी से ब्राइब निकलवाई जाती है, तो इस करप्शन को क्या बुलाया जाता है? इस करप्शन को कोर्सिव करप्शन बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गए, आपने अपनी फाइल लगाई, फोटो वोटो खिंचवाया, उस आदमी ने डेट दे दी कि इस डेट को आके आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है। अब देखो, ड्राइविंग टेस्ट अपने आप में क्रेजी चीज़ है। ड्राइविंग टेस्ट वाले दिन एक तो पहले ही वो रास्ते ऐसे-ऐसे होते हैं, दूसरा दिल धक-धक कर रहा होता है। मतलब गलती होने की पॉसिबिलिटी पहले ही ज़्यादा होती है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना ऐसे है, जैसे पापा बगल में बैठ गए हों पहली बार और आप गाड़ी चला रहे हो। पहले ही गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, आपने इस आदमी को पैसा भी नहीं दिया है, तो ये तो इतनी-इतनी गलती निकालने को तैयार है। और किसको पता होते हैं सारे रूल्स? किसी को नहीं पता होते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। गलती हो गई, आपकी फाइल लटका देगा। आप घूम रहे हो 5 महीने से, आप घूम रहे हो 8 महीने से, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है। और आपके पड़ोस में एक इतना सा बच्चा है, 18 साल का अभी-अभी हुआ है। वो गया 15 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के ले आया। आप सर पकड़ के बैठे हो, यार कैसे बन गया तेरा? ये बोल रहा है भैया पागल हुआ, 2000 रुपए दो। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद हो जाएगा टेस्ट, चल के आ जाएगा आपके घर पे। कार का छोड़ो, आपको ट्रक का मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो रहा है? ये जो आदमी है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गया, इसके इर्द-गिर्द प्रेशर क्रिएट किया गया। प्रेशर क्रिएट किया गया कि भाई हम राइटफुली आपका टेस्ट क्लियर करेंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे। कमी हो चाहे ना हो, लेकिन हम निकाल देंगे। या तो पैसा दो, तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ये कैसा करप्शन है? ये है कोर्सिव करप्शन। तो बेसिकली कोर्सिव करप्शन में विक्टिम देखने को मिलता है। जो ब्राइब गिवर होता है, वो विक्टिम होता है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। रोड के इर्द-गिर्द ये जो छोटे-छोटे लोग ढकेल लगा के खड़े रहते हैं, सब्जी की ढकेल है, पताशे की ढकेल है, ऐसी जो छोटी-छोटी ढकेल होती हैं, इनसे जो अथॉरिटीज़ होती हैं, कई सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, वो पैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे खड़े होना है, तो हमें पैसा दो। एक तरीके से हफ्ता वसूली होती है। ये क्या है? प्रेशर को यूज़ करके मनी को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। ये कैसा करप्शन है? ये है कोर्सिव करप्शन। तो कोर्सिव करप्शन में विक्टिम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ कोल्यूसिव करप्शन होता है। ये जो कोल्यूसिव करप्शन होता है, इसमें दोनों ही बोथ दी ब्राइव टेकर एंड ब्राइव गिवर collude to do corruption। बड़ी खतरनाक चीज है ये। इसमें क्या होता है? कोल्यूसिव करप्शन में कोई विक्टिम होता ही नहीं है। जो ब्राइब टेकर होता है और जो ब्राइब गिवर होता है,
वो दोनों मिल के काम करते हैं करप्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टेंडर निकला, रोड बननी है, और ये जो टेंडर है आपको पता है रोड बन जाएगी लगभग 100 करोड़ में, लंबी चौड़ी रोड है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे आपको ये भी पता है कि 20% 30% जो है वो अधिकारियों को देना पड़ेगा। ये जो रोड 100 करोड़ की बन सकती थी, इसके लिए जो मिनिमम टेंडर की बोली आएगी वो 150 करोड़ रुपए की आएगी। क्यों? बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर को भी पता है और जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पता है। कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि अगर 100 करोड़ की बन रही है और मेरे को अधिकारियों को भी 20-30 करोड़ रुपए खिलाना है, तो मुझे क्या बचेगा? मैं तो घाटे में चला जाऊंगा। तो पहले ही जो मिनिमम बिड आएगी वो कितनी की आएगी? 150 करोड़ रुपए की आएगी। अब इसमें अथॉरिटीज को भी पैसा मिल गया और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी पैसा मिल गया। नुकसान किसको हो गया? नुकसान हो गया आम जनता को, नुकसान हो गया उस प्रोजेक्ट को। ये जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है ये खराब कर दी जाएगी। और जो 50 करोड़ रुपए एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जो बेसिक नीडेड नेसेसरी चीजें हैं उनको बेहतर करने के लिए लगाए जा सकते थे, वो करप्शन में चले गए। यहां पे कोई विक्टिम नहीं है, यहां पे जो ब्राइब टेकर है और जो ब्राइब गिवर है दोनों ही एक दूसरे के साथ में कोल्यूड करते हैं करप्शन करने के लिए। इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कोल्यूसिव करप्शन बुलाया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बिल्डिंग बनी, सरकारी बिल्डिंग, और उसमें एसी लगाए गए। आप अखबारों में पढ़ते हो किसी दिन कि ये जो एसी का टेंडर है ये निकला 100 करोड़ रुपए का, और आप देखते हो कि यार ये पूरी बिल्डिंग में कितने एसी लगा दिए इन्होंने 100 करोड़ के। आप सोच रहे हो तो कि मेरे को दे देते 50 करोड़ रुपए, मैं 30 करोड़ में बिल्डिंग भी बनवा देता, एसी भी लगवा देता, सारे काम करवा देता, और अपनी जेब में भी 15-20 करोड़ रुपए बचा लेता। 100 करोड़ कहां चले गए? ये जो 100 करोड़ है ये चले गए कॉल्यूसिव करप्शन में। तो ये जो कॉल्यूसिव करप्शन है ये ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज इसमें लंबा चौड़ा अमाउंट ऑफ मनी देखने को मिलता है। ये जो कोर्सिव करप्शन होता है इसमें पेटी अमाउंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स। जैसे पुलिस वाले, हेलमेट नहीं है, 100 रुपए पकड़ाओ, निकल जाओ। पेटी अमाउंट्स है, लेकिन हाँ, है तो करप्शन। लेकिन ये जो कॉल्यूसिव करप्शन होता है इसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मनी देखने को मिलता है। इसमें बात होती है करोड़ों के बारे में, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। तो ये जो कॉल्यूसिव करप्शन होता है इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ या फिर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मनी देखने को मिलती है। ये जो कोर्सिव करप्शन है इसमें पेटी अमाउंट्स देखने को मिलते हैं, और इसको स्पीडी मनी भी बुलाया जाता है। इसको स्पीडी मनी भी बुलाया जाता है। स्पीडी मनी क्यों बुलाया जाता है? आपने गांधी जी रखे फाइल में, और फाइल भाग भाग के आगे बढ़ेगी। जितने ज्यादा गांधी जी आपने रखे उतना जल्दी फाइल आगे जाएगी। एक तरीके से स्पीड प्रोवाइड कर देती है, ऐसे समझ लो। तो ये जो कोर्सिव करप्शन है इसको स्पीडी मनी भी बुलाया जाता है। ये जो कॉल्यूसिव करप्शन है इसको बिग टिकट करप्शन भी बुलाया जाता है। एक सेकेंड, इसको बिग टिकट करप्शन भी बुलाया जाता है। बिग टिकट करप्शन क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मनी देखने को मिलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देखने को मिलती है। बेहद सिंपल। अच्छा, ये जो कोर्सिव करप्शन होता है ये जनरली किसको इंपैक्ट करता है? ये जनरली इंपैक्ट करता है लोअर स्ट्रेटा के लोगों को, जो मेरे आपके जैसे मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के
या फिर जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं उनको इम्पैक्ट करता है। ये जो कोलिजिव करप्शन होता है, ये देखने को मिलता है एट हायर लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के हायर लेवल्स पे देखने को मिलता है कोलिजिव करप्शन। देखो बेहद सिंपल, करप्शन के टाइप्स की अगर बात करें तो यही दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक कोर्सिव करप्शन और दूसरा कोलिजिव करप्शन। कोर्सिव करप्शन का मतलब क्या है? द करप्शन इन विच यूज ऑफ प्रेशर इज सीन फॉर द एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। ये जो कोर्सिव करप्शन है इसमें जो ब्राइब गिवर होता है वो बेसिकली विक्टिम होता है। ये जो कोलिजिव करप्शन है इसमें ब्राइब टेकर और ब्राइब गिवर दोनों कोल्यूड करते हैं करप्शन करने के लिए, और इसमें कोई भी विक्टिम नहीं होता है, विक्टिम होती है आम जनता। ये जो कोर्सिव करप्शन होता है इसमें पैटी अमाउंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो कोलिजिव करप्शन होता है इसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मनी देखने को मिलती है। ये जो कोर्सिव करप्शन होता है इसको स्पीडी मनी भी बुलाया जाता है। स्पीडी मनी क्यों बुलाया जाता है? अभी अभी हमने बात की। ये जो कोलिजिव करप्शन होता है इसको बिग टिकट करप्शन भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? बिग टिकट करप्शन भी बुलाया जाता है। ये जो कोर्सिव करप्शन होता है ये इंपैक्ट करता है लोअर स्ट्रेटा के लोगों को, और ये जो कोलिजिव करप्शन होता है ये देखने को मिलता है हायर लेवल्स पे। देखो कोर्सिव करप्शन का मतलब क्या होता है और कोलिजिव करप्शन का मतलब क्या होता है वो हमने समझ लिया, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। मेनली अगर बात की जाए तो यही दो टाइप के करप्शन देखने को मिलते हैं। बाकी अगर थोड़ा और डिस्कस करें तो एरिया वाइज कई सारे करप्शंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक के बारे में बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल करप्शन। अब पॉलिटिकल करप्शन क्या है, रटने की जरूरत नहीं है, खुद से दिमाग लगाओ। व्हाट इज पॉलिटिकल करप्शन? पॉलिटिकल करप्शन इज बेसिकली manipulation of policies, manipulation of institutions, मैन्युपुलेशन ऑफ रूल्स। और ये मैन्युपुलेशन क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। जो सही है वो ना करके आप अपने खुद के फायदे के लिए जो पॉलिसीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, तो इसको क्या बुलाया जाएगा? इसको पॉलिटिकल करप्शन बुलाया जाएगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन हो सकता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एक ग्रीड बेस्ड करप्शन देखने को मिलता है। और देखो करप्शन जितना भी देखने को मिल रहा है उसके पीछे प्राइमरी या फिर मेन कॉज क्या है? उसके पीछे मेन कॉज है इंसान की ग्रीड। इंसान ग्रीडी है। 10 करोड़ दे दो तो 20 चाहिए, 20 दे दो तो 50 चाहिए, 50 दे दो तो 100 चाहिए। ये जो ग्रीड है ये प्राइमरी रीजन है करप्शन के पीछे। इसके अलावा आप बात कर सकते हो पैटी करप्शन के बारे में। पैटी करप्शन बेसिकली जो छोटे छोटे अमाउंट्स में करप्शन देखने को मिलता है, एक तरीके से कोर्सिव करप्शन। आप बात कर सकते हो ग्रैंड करप्शन के बारे में। ग्रैंड करप्शन एक तरीके से बिग टिकट करप्शन। तो ऐसे बहुत सारे करप्शन के टाइप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें प्राइमरीली याद रखने ये दो टाइप के करप्शन। कौन कौन से? एक कोर्सिव और दूसरा कोल्यूसिव करप्शन। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। करप्शन की बातचीत अभी तक खत्म नहीं हुई है, एक और सेशन लगेगा, लेकिन आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।